बात करें, बांग्लादेश में भी हिंदुओं पर आप सभी जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। इस पर भी हम इनसे बातचीत करते हैं। राजेश जी, सबसे पहले तो आपका हमारे इस प्रोग्राम में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार राजेश जी, सबसे पहले बात करेंगे जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, काफ़ी दर्दनाक वाक्य वहाँ से देखने को मिल रहे हैं, आए दिन वहाँ की वीडियोस देखी जा रही हैं, तो काफ़ी शर्मनाक बात है ये। क्या कहेंगे आप इस पर? आपने खुद ही कहा कि काफ़ी शर्मनाक है जी। अब शर्मनाक का कोई सुपरलेटिव लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता हूँ कि एक कम्युनिटी वहाँ बांग्लादेश में मिनॉरिटी में है, केवल मात्र 8% हिंदू वहाँ पर बांग्लादेश में रहते हैं। जी। हालांकि जब बांग्लादेश का गठन हुआ 1971 में, उस वक़्त ये संख्या 32% थी, लेकिन हिंदुओं को वहाँ हमेशा से प्रताड़ित किया जाता रहा समय समय पर, और बहुत से लोगों को हो सकता है वहाँ कन्वर्शंस के लिए मजबूर किया गया हो सकता है कुछ लोग वहाँ से देश छोड़ कर के भी चले गए हों अन्य अन्य स्थानों पर, उनकी प्रताड़ना की वजह से, एंड दैट टू ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन ओनली। जो 8% वहाँ रह गए हैं, मैं समझता हूँ कि वो बहुत बहादुरी के साथ उन आताताइयों को फेस कर रहे हैं जी। और हम सबको, पूरे विश्व को उनकी सपोर्ट करनी चाहिए। जितनी भी पीस लविंग कम्युनिटीज़ हैं, जितनी भी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो को एग्जिस्टेंस पे यकीन करती हैं, उनको बांग्लादेश की उस मिनॉरिटी का सपोर्ट करना चाहिए। जी। जैसे ही इस घटना की खबर आई कि निर्वाचित प्रधानमंत्री को वहाँ से भागना पड़ रहा है, और उसका रीज़न तो इनिशियली पॉलिटिकल बताया गया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो पॉलिटिकल रीज़न जो है अल्टीमेटली हिंदू मिनॉरिटीज़ के ऊपर अत्याचार के रूप में परिवर्तित हो गया। हम लोगों ने पूरे भारतवर्ष में और पूरे विश्व में जहाँ जहाँ विश्व हिंदू परिषद की इकाइयाँ हैं, हर जगह पर हमने इस विषय को लेकर के जन जागरण किया, अपना रोष प्रकट किया, और जहाँ हमें प्रदर्शन की ज़रूरत पड़ी प्रदर्शन भी किया, जहाँ हमें प्रेस के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से लोगों को ये बात बतानी पड़ी वो भी की, और पूरे विश्व के तकरीबन हर मुल्क में उसकी सरकार के हमने कान खोलने की कोशिश की, उनको चेताने की कोशिश की कि इस तरह से सभ्य समाज में नहीं होना चाहिए। जी। मेरा ऐसा मानना है कि अभी उनकी इंटरिम सरकार जो बनी है, उस इंटरिम सरकार की तरफ से बयान भी आया है, और इंटरिम सरकार के कुछ जो बड़े ओहदेदार हैं वो वहाँ ढाका में ढाकेश्वरी माता का मंदिर है, वहाँ जाकर के उन्होंने इस बात पर खेद भी व्यक्त किया है कि जो इस तरह की घटनाएं हुई हैं, और पूरे विश्व ने, विश्व के शांतिप्रिय समाज ने जो प्रेशर बांग्लादेश पे डाला है और जिस तरह से जन जागरण हुआ, जिसको इनिशिएट विश्व हिंदू परिषद ने किया, तो उसका ही ये परिणाम है। और उसका ये भी परिणाम है कि भारत सरकार ने भी उसको बड़े सीरियसली लिया, एक हाई पावर कमेटी बनाई उन सारी घटनाओं को देखने के लिए। इस वक्त भारत सरकार भी, ऐसा लगता है, और बांग्लादेश में भी जो हिंदू समाज है, उन सारी घटनाओं को डॉक्यूमेंट कर रहा होगा, कहाँ कितना नुकसान हुआ, कहाँ जान की क्षति हुई, कहाँ माल की क्षति हुई, कहाँ हिंदू मंदिरों को तोड़ा फोड़ा गया है, कहाँ हिंदू व्यापारियों के जिसको कहते हैं कामकाज की जगह हैं, व्यापार दुकानें हैं, फैक्ट्रियां हैं, उनको नुकसान पहुंचाया गया, कहाँ हिंदू घरों को नुकसान पहुंचाया गया है। उस सारी चीज़ का एक बड़ा आकलन होना चाहिए, और मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कोई हो, उसकी देखरेख में हिंदू समाज का वहाँ पर पुनर्वास, जो लोग के इस घटना से प्रभावित हुए हैं, इस दुर्घटना से प्रभावित हुए हैं, उनका पुनर्वास हो, और ऐसी एक व्यापक योजना बननी चाहिए कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। और ये तभी हो सकता है कि इन घटनाओं में जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग थे, इन घटनाओं में जो ऐसे लोग जिन्होंने इस्लाम के नाम पर वहाँ पर हिंदुओं का परसिक्यूशन किया है, उन सब लोगों को उचित सज़ा मिले, और वहाँ की जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, उसके जो एल्डर्स हैं, वो उन लोगों को डिसओन करे, ऐसे लोगों को जिन्होंने इस तरह के कृत्य किए। जी। अब बात करेंगे जिस तरह बांग्लादेश में 1971 में, तो वहाँ पर हिंदुओं की संख्या 32% बताई गई है, और अब की अगर बात करें, अब की संख्या जो है हिंदुओं की बांग्लादेश में, वो 8% बताई जा रही है। क्या कहेंगे, 32 से सीधे 8% जो है हिंदुओं की संख्या रह गई है? देखिए,
ये सब कॉन्टिनेंट में ऐसी समस्या देखने में आ रही है। जी। भारतीय प्रायद्वीप में एक अलग किस्म का, जिसको कहते हैं कि फंडामेंटलिज्म, इस्लाम के मानने वालों में पैदा हो रहा है। उनके कुछ सेक्शन में कहीं लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये जो घटनाएं, जिस तरह पाकिस्तान में आप देखें 20% के आसपास 1947 में हिंदुओं की जनसंख्या थी, आज वो 1 या 2% रह गई है। आए दिन हम तकरीबन रोज़ कोई ना कोई घटना सिंध में या जहाँ जहाँ थोड़े थोड़े मात्रा में हिंदू हैं कि किसी की बच्ची को किडनैप कर लिया जाता है और अभी एडल्ट भी नहीं हुई, माइनर है, उसकी फोर्स्ड मैरिज कर दी जाती है और फोर्स मैरिज के बाद उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। फिर जॉब्स में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, बाज़ारों में हिंदू होने के नाम पर उनको प्रताड़ित किया जाता है। इस तरह की घटनाएं पाकिस्तान में बड़ी आम हैं और उसी का रिजल्ट है कि वो 20% से 1 या 2% रह गए हैं। इस तरह की घटनाएं हमने जम्मू कश्मीर में भी देखी और आज आप देखें कि ये जो 1990 में बहुत बड़ा डिज़ास्टर जम्मू कश्मीर में हुआ कि जब कश्मीरी हिंदू समाज वहाँ पे बिल्कुल एक माइक्रो माइनॉरिटी की तरह ही था कि 2.5-3 लाख हिंदू थे और वहाँ पे बाकी सारा समाज मुस्लिम था। और बहुत ही दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी में कुछ ऐसे एलिमेंट आ गए, मुस्लिम कम्युनिटी में कुछ ऐसे एलिमेंट आ गए कि इट इज़ ए मैटर ऑफ रिकॉर्ड कि बड़ी सारी मस्जिदों से भी ये आवाज़ें आई कि या तो कश्मीर छोड़ दो या कन्वर्ट होकर के मुसलमान बन जाओ। और बहुत सारे हिंदुओं ने उस वक़्त कश्मीर को छोड़ना प्रेफर किया, अपने धर्म को छोड़ना प्रेफर नहीं किया। बहुत बड़ा दाग है मैं समझता हूँ जम्मू कश्मीर के ऊपर भी ये और भारतवर्ष के ऊपर भी ये कि भारतवर्ष में, आज़ाद भारत में, जम्मू कश्मीर में, और जिसको हम ऋषि कश्यप की धरती कहते हैं, जिसका अदरवाइज हम कहते हैं कि हॉस्पिटैलिटी की एक मिसाल है, वहाँ पर हिंदू मिनॉरिटीज़ के साथ इस तरह का व्यवहार हुआ जो कि आज तक हम डिस्पाइट ऑल एफर्ट्स ऑफ रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स, मैं कहूँगा सबने प्रयास किया, प्रेजेंट सरकार बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही है, उसके बावजूद हम 100% उन लोगों को वापस ले जाने में कामयाब नहीं हुए हैं। ऐसा हमें मानना चाहिए। और हुआ क्यों? रिलीजन के बेस पर उनको भगाया गया। और इस तरह की घटनाएं अभी भी हो रही हैं, कई भी छुटपुट वहाँ पर। और अभी भी जो टेररिज्म भी JNK में है, और इसको आप अगर देखें तो इसका, जिसको कहते हैं कि इस्लाम के नाम पर ही टेरराइज किया जा रहा है लोगों को। जितनी घटनाएं हो रही हैं पाकिस्तान से प्रेरित हैं, इस्लाम के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है, तो ये चीज़ें रुकनी चाहिए, इंटरनेशनली प्रेशर आना चाहिए और पूरी दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना पड़ेगा। और किसी को भी रिलीजन के नाम पर हिंदुओं को मारने की इजाज़त या किसी मिनॉरिटी को मारने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। राजेश जी, जिस तरह अभी आपने जिक्र किया कि 1990 में जिस तरह से कश्मीरी विस्थापित हो, हाँ, मैं बात यही सवाल आपसे करना चाहूँगी। 90 में देखा जाता था कश्मीर घाटी में आतंकवादी घटनाएं जो थी आए दिन देखी जाती थी। हाँ जी। लेकिन अब अगर बात करें, अब कई सालों से जो है जम्मू प्रोविंस को जो टेररिस्ट हैं उन्होंने अपने यहाँ पर इनको टारगेट कर दिया। हम कह सकते हैं कि जम्मू प्रोविंस में अब जो आतंकवाद है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। क्या कहेंगे आप कि श्रीनगर से, कश्मीर घाटी से सीधे अब आतंकवाद जो है वो जम्मू की तरफ रुक कर गया हुआ है? क्या कहेंगे इस पे? कुछ ऐसा लगता है कि देखिए, मैं मानता हूँ कि जम्मू क्षेत्र में पिछले 2-3 साल से आतंकवाद की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई। मेरा ऐसा मानना है क्योंकि 90 के दशक से जब से आतंकवाद कश्मीर में चरम पे था, सिक्योरिटी फोर्सेस ने, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ी स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ उसको कंटेन किया, उसको काबू किया। जितनी इंटेंस ऑपरेशंस उन्होंने वहाँ किए, जितना जोर उन्होंने वहाँ पे लगाया, कंपैरेटिवली जम्मू प्रोविंस वाज सीन एज अ पीसफुल प्लेस। हो सकता है उतनी ज़्यादा डिप्लॉयमेंट सिक्योरिटी फोर्सेस की यहाँ पे ना हो, और या वो जो आतंकवादी हैं वो कोई ना कोई सॉफ्ट टारगेट्स अपने लिए ढूंढ रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जिस ढंग से मोडस ऑपरेंडी आतंकवादियों ने अपनाई है, और उसके बाद काउंटर जो ऑपरेशंस, अब पुलिस, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्स, जो भी सुरक्षा बल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है काउंटर ऑपरेशंस करने के लिए, वो बड़ी जल्दी इन सब पे काबू पा लेंगे। और जम्मू एक बार पुनः जैसे पहला शांत था वैसे ही शांत रहेगा। ये आतंकवाद लगता नहीं है कि बड़ा लंबा चलेगा, क्योंकि जनरल पब्लिक जो है वो आतंकवाद के हक में नहीं है, वो प्रॉस्पेरिटी के हक में है। कश्मीर में भी हमारी बहुत सारे लोगों से बात होती है
और यहाँ भी अक्रॉस द कम्युनिटीज़ हमारी बातचीत होती रहती है। अब एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी मैं कहूँगा ऐसा ज़रूर बन गया है कि जो इस्लाम के नाम पर चल रहे इस आतंकवाद के प्रोसेस को कहीं ना कहीं मूक सहमति दे रहा है, और उस तरह के लोगों को अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा OGW 7-8 उन्होंने इकट्ठे पकड़ लिए हैं पुलिस ने। तो मुझे लग रहा है कि पुलिस का जो तंत्र है वो इन सब को अपरूट करेगा, पकड़ेगा और विल स्टे इन अ पीसफुल एटमॉस्फेयर, ऐसी होप हम रखते हैं। बट सिक्योरिटी फोर्सेस को भी चौकन्ना रहना होगा और हम सब नागरिकों को भी चौकन्ना रहना होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। जी, विश्व हिंदू परिषद का उद्देश्य क्या है, क्या काम करती है विश्व हिंदू परिषद? देखिए, हिंदू सनातन धर्म को मानने वाले सब लोगों को एकजुट करना, ऐसा विश्व हिंदू परिषद का उद्देश्य है। और सबके साथ अच्छे ढंग से ग्रो करना, सामने वाले की भी ग्रोथ हो, हमारी भी ग्रोथ हो। जो जैन धर्म को मानने वाले हैं उनकी भी ग्रोथ हो और हम उनका भी सम्मान करें, बौद्ध धर्म को मानने वालों की भी ग्रोथ हो और उनका भी हम सम्मान करें, सिख धर्म को मानने वाले, सिख गुरुओं को मानने वाले, सिक्खी को अपना धर्म मानने वाले, उनकी भी ग्रोथ हो, वो भी प्रॉस्पर हों, फले फूलें, अपने धर्म के मार्ग के मुताबिक अपना जीवन यापन करें और हम भी उनका सम्मान करें, और ऐसा रेसिप्रोकल सम्मान हम भी पाएं। हम किसी के धर्म में इंटरफियर नहीं करना चाहते, ना ही हम करते हैं, लेकिन दूसरे का सम्मान हम करना जानते हैं। वासुदेव कुटुंबकम हमारा एक समझ लें नीति का हिस्सा है कि पूरा विश्व हमारा समाज है, और सर्वे भवन्तु सुखिना, सभी सुखी रहे। हम जब प्रार्थना करते हैं तो सबके सुख की कामना करते हैं, केवल मात्र मेरे सुख की या केवल मात्र हिंदुओं के सुख की कामना नहीं करते हैं। हम आतंकवाद के विरोध में हैं, आतंकवाद के पक्ष में नहीं, सबकी ग्रोथ के पक्ष में हैं। और क्योंकि सनातन धर्म का ओरिजिन भारतवर्ष है, और उस भारतवर्ष के बड़े सारे हिस्से मैं समझता हूँ थोड़े खंडित भी हो गए हैं कि अफ़गानिस्तान हमसे अलग हो गया, जहाँ पर सिख गुरुओं के इतने बड़े हमारे उनके पांव पड़े हुए हैं, जहाँ पे हमारे हिंदू देवी देवताओं के महाभारत काल से हमारा उसके साथ रिश्ता रहा, गांधार के साथ। कुछ हिस्सा 1947 में हमसे टूट गया, तो सही मायने में तो वो अखंड भारत का सारा हिस्सा है। और यहाँ पर कुछ लोग 400-500 सालों के पहले कन्वर्ट भी हो गए, किसी वजह से उन्होंने इस्लाम अपना लिया। जिन्होंने जो अपना लिया उसको उसकी बधाई है, और हम ये चाहते हैं कि वो पीसफुली उसको अडॉप्ट करें, दूसरे को डिस्टर्ब ना करें, ऐसा हमारा मानना है। और बाकी जहाँ जहाँ हिंदू हैं, पूरे विश्व में जहाँ हिंदू बसते हैं, हम लोग उनकी सभी समस्याओं के निवारण के लिए, उनके उत्थान के लिए कार्य करते रहेंगे। विश्व हिंदू परिषद का एजेंडा क्या है? एजेंडा आपको बताया कि हिंदू समाज के उत्थान के लिए कार्य करना। अब हिंदू समाज का उत्थान हर क्षेत्र में होना चाहिए। हमारी बच्चियों को अच्छी शिक्षा मिले, वो सेल्फ डिफेंस के लिए शिक्षित हों, अपना भला बुरा समझें, उसके लिए उनकी अच्छे से पढ़ाई हो। उसके लिए हमारा एक बच्चियों का एक विंग है, दुर्गा वाहिनी, वो अलग से काम करता है। युवा अच्छे रास्ते पे जाए, बजरंग दल उसके लिए काम कर रहा है। हिंदू परिषद की मेन इकाई है। कुछ यहाँ ऐसी ताकतें भी हैं जो कि लोगों को कुछ प्रलोभन दे करके, कुछ जिसको कहते हैं कि मिस रिप्रेजेंट करके कन्वर्शंस की कोशिश करते हैं। ऐसे भी आपको घटनाएं बड़ी ध्यान में आती हैं। तो लोगों को एजुकेट करना कि भाई अपने धर्म को ना छोड़ें और किस तरह के प्रलोभन में ना आए, ठीक है, उस दिशा में कार्य करना। कुछ लोग हमें वर्गला करके जात पात के भेदभाव में फंसाने की कोशिश करते हैं। ये ऊंची जात, नीची जात, कोई इस जात का है, कोई उस जात का है। समस्त समाज जो है, सनातन समाज एक है। यहाँ इस तरह से ऊंचा नीचा कोई नहीं है, सभी बराबर है। भगवान ने एक जैसे पैदा किए हैं। ये शिक्षा हम सब में आनी चाहिए। पारिवारिक संस्कार हम में रहे, कुटुंब प्रबोधन अच्छा हो, और इस तरह की चीज़ों को लेकर के हम कार्य करते हैं। जम्मू कश्मीर के जिस तरह से अभी मौजूदा हालात हैं, क्या कहेंगे उसके बारे में आप? जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात में कुछ ताकतें जम्मू कश्मीर की शांति को भंग करना चाहती। उसमें सबसे पहली ताकत है कि इस्लाम के नाम पर फैलाया जा रहा टेररिज्म, जो कि पहले कश्मीर के कुछ हिस्सों में था। अब वहाँ पे शायद वो पुलिस ने और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने सख्ती भी की है, और उनकी बहुत सारी पॉपुलेशन को, इस्लाम को मानने वालों को भी ये समझ में आया है कि कुछ लोग गलत
इस्लाम के नाम का इस्तेमाल कर रहे थे और उन्होंने हमारे हिंदू भाइयों को प्रताड़ित करके वहाँ से भगाया। वो रिपेंट भी करते हैं और वहाँ आतंकवाद की घटनाओं में कमी आई है। जम्मू संभाग में आतंकवादियों ने कई अपने ठिकाने बनाए हैं, इस्लामिक आतंकवादियों ने। उनके साथ जल्दी सरकार निपटे, सुरक्षा बल निपटे, ऐसी हम कामना करते हैं और हम एक सौहार्द में जिए। दूसरा, हिंदू समाज के लिए हम ये भी कामना करते हैं और उसको आह्वान भी करते हैं कि हमारे यहाँ बॉर्डर बेल्ट्स में बहुत सारी ऐसी घटनाएं समय समय पर आती हैं कि कुछ मिशनरीज़ के द्वारा भोले भाले ग्रामीणों को ईसाईयत में परिवर्तित करने के लिए कुछ इस तरह के जो है एजेंडा चलाया जा रहा है, जिसमें किसी को प्रलोभन दे करके या किसी तथ्यों को मिस रिप्रेजेंट करके लोगों को ईसाई बनाने की कोशिशें की जाती हैं। उस पर भी हम सबको अवेयर होना पड़ेगा। ये दोनों चीज़ें जो हैं इस वक्त बड़ी प्रोमिनेंटली हमें ज़रूरत है। और दूसरा, युवा वर्ग को परिवार के साथ रहना, कुटुंब के साथ रहना, कुटुंब से अलग ना होना, इस तरह की चीज़ों के लिए हम प्रेरित करें। क्या आपको लगता है आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से जब से निरस्त हुआ है, जम्मू कश्मीर की तस्वीर जो है वो सही हो गई है, जम्मू कश्मीर की तस्वीर जो है वो साफ हो गई है? यानी पहले देखा जाता था जम्मू कश्मीर में, जैसे हमारा एक अलग स्टेट हुआ करता था जम्मू कश्मीर में, तब अलग यहाँ पे काम किए जाते थे, लेकिन अब जब से आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से निरस्त किया गया है, तो क्या आपको लगता है कि अच्छे काम जो हो रहे हैं? देखिए, सबसे पहले जो आपने कहा अलग स्टेट नहीं होता था, भारतवर्ष की ही एक इकाई थी जम्मू कश्मीर, एक राज्य था। स्पेशल स्टेटस नहीं था, इट वाज ए डिप्राइव्ड स्टेटस। हम लोग 370 के चलते बी क्लास सिटीजन थे भारत के, स्पेशली फॉर लेडीज। मैं कहूंगा कि उन धाराओं के चलते मेरी जो जम्मू कश्मीर की माताएं, बहनें, बच्चियां थीं, वो हाफ सिटीजन्स मैं उनको कहूंगा कि अगर किसी बच्ची की शादी यहाँ पठानकोट में हो जाए तो वो माता पिता की जायदाद से वंचित हो जाती थी। तो वो स्पेशल स्टेटस नहीं था, दैट वाज ए डिप्राइव्ड स्टेट ऑफ लिविंग, डिप्राइव्ड स्टेट ऑफ सिटीजनशिप। हम अपने वाल्मीकि भाइयों को पंजाब से या अन्य प्रदेशों से यहाँ बुला तो लेते थे कि हमारे ये काम कर लीजिए, ये सफाई व्यवस्था का आप ख्याल रखिए, लेकिन 20-20 साल यहाँ काम करने के बाद उनके बच्चे अगर पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर जाते हैं, डॉक्टरेट भी कर जाते हैं, आप जैसी बच्ची एक ने केस किया था सुप्रीम कोर्ट में, तो उसके बावजूद हम उसको कहते थे कि नहीं, तू किसी अन्य काम के लिए एलिजिबल नहीं है, तू केवल सफाई कर्मचारी बन सकती है। बच्ची जो डॉक्टरेट की हुई है कि तेरी एलिजिबिलिटी सिर्फ सफाई कर्मचारी की है, तो प्रोफेसर नहीं बन सकती, उसकी क्वालिफिकेशन है प्रोफेसर की, टीचर की, वो हमें मार्ग हमारा प्रशस्त कर सकती है, हमें मार्गदर्शन दे सकती है, हमें पढ़ा सकती है अपने सब्जेक्ट में। और बहुत से ऐसे युवाओं को वाल्मीकि समाज से मैं जानता हूँ, बहुत से ऐसे गोरखा लोग जो जब हमारी आर्मी को उनकी ज़रूरत थी, जान कुर्बान करने की ज़रूरत थी, तब तो उनको बुला लिया गया और उसके बाद उनको डिप्राइव कर दिया गया कि आपको चपरासी तो लगा लेंगे, किसी और नौकरी पे नहीं लगाएंगे। तो ये जो बी क्लास सिटीजनशिप उस धारा 370 ने हमें दी या उस पर रेस्ट्रिक्ट कर दिया हमारे समाज के बहुत सारे वर्गों, तो 370 की जो एब्रोगेशन हुई, 35A की जो एब्रोगेशन हुई, उससे सबको समान नागरिक अधिकार मिले। और उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें, उसको गिनाना चाहूँ तो वो एक उसका ही एक आपके पास 2 घंटे का, 3 घंटे का 100-200 चीज़ें ऐसी बन जाएंगी कि देश एक रूप हो, देश के साथ हमारा संपर्क एक रूप हो। आप देखेंगे जब ये हुआ है तो पर्यटन के क्षेत्र में कितनी तेज़ी आई है कश्मीर में, इकोनॉमी वहाँ पे कहाँ से कहाँ चली गई है। जम्मू कश्मीर में आप अपने घर के लिए अगर कोई टेलीविज़न दिल्ली से ले आते थे तो पहले लखनपुर में रोक के आपसे टैक्स लिया जाता था। भाई कौन सा स्पेशल स्टेटस है, अपने लिए प्राइवेट चीज़ परचेज की है, वो लेकर के आ रहे हैं तो आप पहले टोल टैक्स दे दो। पूरे भारत में तो कहीं नहीं लिया जाता, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जिनसे हम जिसको कहते हैं कि बराबरी का व्यवहार नहीं था, जिसको आप स्पेशल स्टेटस कहते हैं, वो स्पेशल स्टेटस नहीं, वो हमें डिप्राइव किया गया बहुत सारी चीज़ों से, एजुकेशन में, हर बहुत सारी चीज़ों में। तो आज वी आर एट पार एंड इनफैक्ट वी आर प्रिविलेज्ड। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट देखें, पर कैपिटा स्पेंडिंग देखें कि हमारी पॉपुलेशन कितनी है और रेस्ट ऑफ इंडिया में पॉपुलेशन कितनी है, उसकी परसेंटेज देखें, तो सबसे ज़्यादा ध्यान हम पे दिया जा रहा है।
आज नेशनल हाईवेज बन रहे हैं कितनी तेज़ी के साथ, टनल्स बन रही हैं, कनेक्टिविटी कितनी अच्छी हो रही है, ये सारा उसके बाद ही हुआ, पिछले 5 सालों में ही हुआ। तो जो अच्छा हो रहा है उसका हमें उसको अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए। और विश्व हिंदू परिषद किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है? जो राष्ट्रहित की बात करे उसको हम सपोर्ट करेंगे। जो दुश्मन मुल्कों से साझेदारी ना करे, ऐसी भी पार्टियां हैं जो चाइना की गवर्नमेंट के साथ जाकर के अलायंस कर लेती हैं, जो कि हमें कहती हैं हमारा जी चाइना की गवर्नमेंट के साथ अलायंस है। भाई चाइना हमारा दुश्मन मुल्क है, आप उसके साथ पॉलिटिकल अलायंस कर रहे हैं, उनको तो हम सपोर्ट नहीं कर सकते। जो एक राष्ट्र की बात करे, जो भारत की अखंडता की बात करें, जो भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करें, उनको हम सपोर्ट करेंगे। हिंदुत्व के प्रोटेक्शन की बात करें, अगर हिंदू कहीं परसिक्यूशन में है अफगानिस्तान में, हिंदू कहीं परसिक्यूशन में है पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, उनकी प्रोटेक्शन की जो बात करें, जो वहाँ अफगानिस्तान में अगर गुरुद्वारों पर हमला हो रहा है तो जो श्री गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप को अपने सर पर इज्जत से उठा करके वहाँ से लाएं और यहाँ स्थापित करें, गुरुओं का सम्मान करें, हम उन्हीं के सपोर्ट कर सकते हैं। ये बाकी हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, लेकिन जब ऐसा कोई समय आएगा तो हम इन चीज़ों का आकलन ज़रूर करते हैं, ये बात। जी, जिस तरह से आप भी जानते हो कि आज जम्मू कश्मीर में अपकमिंग असेंबली इलेक्शंस की डेट अनाउंस हो गई हैं, जी, क्या कहेंगे आप? आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार असेंबली इलेक्शंस जो है जम्मू कश्मीर में होने जा रहे हैं, तो लोग भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे कि इलेक्शंस कब होंगे, असेंबली इलेक्शंस कब होंगे। आखिर वो घड़ी जो है वो नज़दीक आ गई है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं उसमें कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं देखता कि इस दौरान भी बड़े सारे इलेक्शन हुए हैं। पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, उसके बाद उससे पहले पंचायत के इलेक्शन इन्हीं दौरान हुए, उसके बाद बीडीसीज के इलेक्शन हुए, डीडीसीज के इलेक्शंस हुए। तो चुनाव की प्रक्रिया तो सतत जारी थी, तो कुछ चीज़ें होने वाली थी। उसके बाद सरकार ने भी ऐसा कहा था जब वो पार्लियामेंट में 370 को तोड़ा गया कि कुछ जब अनुकूल समय आएगा, परिस्थितियां कंट्रोल में होंगी तो इलेक्शन करवाएंगे। वो इलेक्शन हो रहे हैं, सहज भाव से उन्हें लेना चाहिए और राष्ट्रहित में वोट देना चाहिए। राम मंदिर को लेकर के क्या कहेंगे आप? काफ़ी जद्दोजहद के बाद अब जो राम मंदिर बना, राम प्रतिष्ठा हुई, तो क्या कहेंगे आप? 500 वर्षों के जो रिसेंट इतिहास की सबसे बड़ी घटना। अब आप जब वोट देने की बात कहते हैं, उनको तो मैं वोट नहीं दे सकता जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ऐसा हल्फनामा दे दिया कि श्री राम काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है, राम एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है। वो तो उन्होंने एफिडेविट लिख कर दिया था। अब क्या उनको वोट देना है? श्री राम पूरे विश्व की आस्था का प्रतीक है। किस रूप में है? वो इंडोनेशिया में भी हैं, वो वियतनाम में भी हैं, वो कंबोडिया में भी हैं, वो थाईलैंड में भी हैं, वो जम्मू कश्मीर में भी हैं, वो पूरे भारतवर्ष में हैं। और हमारा तो उनके साथ निकटता का संबंध है। ऋषि कश्यप के वंशजों में वो आते हैं और ऋषि कश्यप जम्मू कश्मीर के सृजन करता है। और 500 साल एक अपने इष्ट देव के पूजा स्थल को नष्ट किया गया और उसके बाद वहां पूजा का अधिकार वापस पाने में 500 साल लगे। लेकिन हिंदू समाज की सहिष्णुता मैं ये कहूंगा, हिंदू समाज का धैर्य मैं ये कहूंगा, और भगवान राम की मर्यादा का प्रसाद भी मैं ये कहूंगा कि बहुत ही ढंग के साथ सुप्रीम कोर्ट की सर्वसम्मति के साथ एक विवाद ने अल्टीमेटली निर्विवाद का रूप लिया और भगवान राम की वहां पर अपने जन्म स्थान पर पुनर्स्थापना हुई। 500 साल तक वो टाट में रहे, गलत एक किस्म के आशियाने में रहे, आज वो स्थापित हुए हैं। हम सब भगवान राम के प्रति नतमस्तक भी हैं और पुरानी अगर कहीं कोई कटुता भी थी, अब हमारे मन में ऐसी कोई कटुता नहीं है। भगवान राम के आदर्शों के अनुरूप ये देश चले, ऐसी हमारी कामना। आखिरी में हमारे द न्यूज़ नाउ के व्यूअर्स जो इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? न्यूज़ नाउ बड़ा अच्छा चैनल है और आप दर्शकों के माध्यम से मैं जम्मू कश्मीर की शांति, खुशहाली और यहाँ टेररिज्म की समाप्ति, उसके लिए प्रार्थना करूँगा। और आपके माध्यम से ये कहूँगा कि जैसे आपने कहा कि आज ही इलेक्शन अनाउंस हुए हैं, तो राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र को सामने रख करके अपने वोट का इस्तेमाल करें।
धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी, आपने अपना कीमती समय जो है आज द न्यूज़ नाउ को दिया। तो ये थे हमारे साथ वीएचपी के प्रेसिडेंट राजेश गुप्ता जी, जिनसे हमने जम्मू कश्मीर के कुछ विशेष मुद्दों पर बात की। साथ ही बांग्लादेश में जिस तरह से आप सभी जानते हैं कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उस पर भी इन्होंने हमसे बातचीत की, उस पर भी आज हमने विशेष चर्चा की। तो ये थे हमारे साथ, जिस तरह मैं आपको दोबारा बताती जाऊँ, राजेश गुप्ता जी, जिन्होंने हमारे सवालों का जवाब बड़ी ही बेबाकी से दिया। अगली बार फिर किसी नए गेस्ट के साथ आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे तारिका महाजन को, साथ ही हमारी स्टूडियो टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए द न्यूज़ नाउ। नमस्कार।